अरहम जूनियर कॉलेज की तरफ से मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम अपनी पुस्तक साहित्य सौरभ का एक नया पाठ, जिसके रचयिता शेखर जोशी हैं, बच्चे का सपना, पढ़ने जा रहे हैं। पाठ पढ़ने से पहले शेखर जोशी के बारे में कुछ बातें जान लेना आवश्यक है, वह देख लेते हैं। शेखर जोशी का जन्म 1932 में हुआ था। कथा लेखन को दायित्वपूर्ण कर्म मानने वाले सुपरिचित रचनाकार शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर सन 1932 को अल्मोड़ा जनपद उत्तर प्रदेश के ओलिया गांव में हुआ। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान ही सुरक्षा विभाग में EME अप्रेंटिसशिप के लिए इनका चयन हो गया। सन 1955 से 1986 तक इलाहाबाद में एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहे। तत्पश्चात स्वैच्छिक रूप से पद त्याग कर संप्रति स्वतंत्र लेखन करने लगे। सन 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित धर्मयुग एक बहुत प्रख्यात मासिक पत्रिका थी, जो बहुत ही प्रसिद्ध थी। उनके द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। एक पेड़ की याद शब्द चित्र संकलन के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। वो सन था 1987। विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी भाषाओं में कुछ कहानियों का इन्होंने अनुवाद किया है। देवेंद्र राज अंकुर द्वारा रविंद्रालय लखनऊ में 4 कहानियों का मंचन किया है। दाज्यू नामक कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया। इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं जिन्हें प्रकाशित किया गया। कहानी संग्रह कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़ और नौरंगी बीमार हैं। शब्द चित्र संग्रह इनका एक पेड़ की याद है। कुछ और बातें शेखर जोशी के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड ने साहित्य के क्षेत्र में हिंदी जगत को कई रचनाकार दिए हैं। उन्हीं में से एक हैं शेखर जोशी। इनकी शिक्षा देहरादून व अजमेर में संपन्न हुई।
शेखर जोशी पर पर्वतीय ग्रामीण जीवन की छाप बचपन से ही पड़ गई थी। इसीलिए पहाड़ी होने के कारण उनकी रचनाओं में पहाड़ का विशेष उल्लेख है। इनकी अधिकतर कहानियां आंचलिक होती हैं। शेखर जी का गांव सौंदर्य से परिपूर्ण छोटे छोटे किसानों का गांव है। उनके पिताजी का नाम दामोदर जोशी तथा माताजी का नाम श्रीमती हरिप्रिया जोशी था। इनकी माता शांत एवं धार्मिक स्वभाव की थी। इसी कारण शेखर को घर में धार्मिक वातावरण मिला। शेखर के मामा पंडित श्री कृष्ण पंत शास्त्री को शेखर ने सदैव लेखन कर्म में लीन देखा। वही उनके प्रेरणा के स्रोत बने। शेखर अपने बचपन से ही संगीत प्रेमी रहे और उन्हें ब्रह्मानंद स्तोत्र नामक गुटके के भजन बेहद पसंद थे। वे अक्सर इन भजनों को गाया करते थे। शेखर छोटी उम्र में ही विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक परिवेशों में जाने के लिए बाध्य हुए। पर्वतीय अंचल के प्राकृतिक सौंदर्य से वनस्पति विहीन राजस्थान में आ जाने की विवशता और अपने परिवेश से अलग होने का कष्ट उन्हें आजीवन रहा, जो उनके साहित्य में भी हमें देखने मिला। लेखन की ओर शेखर जी का झुकाव इंटर के प्रथम वर्ष की पढ़ाई के दौरान दिखाई देने लगा। इस समय प्रथम बार शेखर जी साहित्यिक किताबों से रूबरू हुए। कॉलेज पत्रिका में हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इनकी रचनाएं कविता कानन का भ्रमण नाम से पहली बार प्रकाशित हुई, जिसके बाद लोग इन्हें कवि जी कहने लगे। शेखर जी ने अंग्रेजी में एक लेख सेल्फ और बिनी शीर्षक से लिखकर इस बार प्रथम बार शेखर जी साहित्यिक किताबों से रूबरू हुए। उन्होंने उत्साहित होकर शेखर जी को साहित्यिक सृजन करने के लिए प्रेरणा दी, परंतु इससे उनकी शिक्षा की नियमितता टूट गई। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने इस समय में अलग अलग रंग ढंग की कहानियां लिखनी शुरू की थी और एक पूरा नया आंदोलन उनके समय था, जिसे नई कहानी आंदोलन का नाम दिया गया। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते थे।
उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने से उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का भी ज्ञान होता है। इस कहानी, जो इनकी लिखी कहानी दाजू है, उस कहानी का कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है और जैसा कि हमने देखा कि उस पर फिल्म का भी निर्माण हुआ है। और जो फिल्म का नाम था वह था बिग ब्रदर। शेखर जोशी के साहित्य की शुरुआत कविताओं से हुई थी और आगे चलकर वह कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनके उपन्यास का नाम है चीते के पर साथ के लोग। और काव्य संग्रह है न रोको उन्हें शुभा। आइए अब पाठ का सारांश देखते हैं। पाठ का नाम है बच्चे का सपना। यह पाठ एक बच्चे के सपने के बारे में है। जैसा कि जोशी जी ने इस कहानी में समाज द्वारा किसी का सामान छूट जाने पर उसे न लौटाना भ्रष्ट व्यक्तित्व को उजागर करता है। इस कहानी का प्रमुख पात्र आर्थिक दबाव के कारण ही 4 पैसे की बचत के लिए जिस तरह मितव्ययता का परिचय देता है, समाज की भ्रष्टता का आचरण व्यक्त होता है। यहाँ पर लेखक ने बच्चे के सपने के बारे में कहा है कि बच्चे जो मासूम होते हैं वे आर्थिक विपन्नता के कारण अपनी मासूमियत और बचपन दोनों खो देते हैं। रेलवे स्टेशन पे जो बच्चे लेखक को दिखाई दिए वे अपना बचपन खो चुके थे। भूख ने उनके बचपन को समय से पहले छीन लिया था। लेखक अपनी बच्ची के साथ रेलवे स्टेशन पर अपना खोया हुआ सामान ढूंढने जाते हैं। तभी उनको वे बच्चे दिखाई देते हैं जो रेल के आते ही डब्बों की ओर दौड़ जाते हैं। लेखक अपने सामान का झोला डब्बे में ही भूल गए थे। जब घर पहुंचे तो उन्हें याद आया कि सामान का झोला तो रेल के डब्बे में छूट गया है। वे अपनी बच्ची के लिए बड़े चाव से टॉफियां लाए थे, लेकिन झोला रेल के डब्बे में छूट गया, इसलिए बच्ची को टॉफियां नहीं दे पाए। अपना खोया हुआ सामान
वापस मिल जाए, इसलिए रेल पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं। लेकिन वहाँ उनको उपेक्षा, तिरस्कार और अधिकार की गंध लगी। उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। वहीं स्टेशन पर बीड़ी पीकर धुआं उड़ाते हुए बच्चों को देखकर घर आने पर वह अपने पिता से कहती है, यदि वह झोला उन लड़कों को मिला होगा तो वे कल नए साबुन से नहाएंगे, बालों में तेल लगाकर अपने बालों को चमकाएंगे और बीड़ी की जगह टॉफियां खाएंगे। यहाँ पर बच्चे की मासूमियत दर्शाई गई है, जो कि आजकल कम ही देखने को मिलती है। बच्चे समय से पहले बड़े हो रहे हैं और उन्हें खुद पता नहीं है कि वे किस ओर बढ़े चले जा रहे हैं। आइए अब कहानी का पठन कर लेते हैं। बच्चे का सपना। मैं उसके मासूम चेहरे पर सुखद आश्चर्य की चमक देखना चाहता था। बहुत दिनों से संजोई हुई एक इच्छा की पूर्ति। बहुत दिनों से संजोई हुई इच्छा की पूर्ति का अर्थ है कोई इच्छा जब पूरी हो जाती है, किसी चीज को प्राप्त करने से हमें जो संतोष मिलता है। हाँ, मेरी जैसी स्थिति में उसके लिए यह मामूली चीज भी लगभग असामान्य ही थी। शायद आपको यकीन न हो, पर इसका उद्घाटन पूरे रहस्यात्मक और नाटकीय रूप में करने का इरादा लेकर मैं चला था। मेरी योजना थी, पहले मैं इस उपहार के बारे में उससे पहेली पूछकर जानने का प्रयत्न करूंगा कि वह क्या चीज हो सकती है जिसकी उसे बहुत दिनों से इच्छा थी। इन पंक्तियों में लेखक किसी छुपी हुई इच्छा की पूर्ति की बात कर रहे हैं। उत्तर में शायद वह अपनी उन तमाम चीजों का जिक्र करती जो उसके लिए स्वप्न बनी रही हों। शायद वह उन चीजों के नाम न गिनाकर केवल उन चीजों के नाम गिनाती रही हो जिन्हें वह अपनी भोली समझ के अनुसार मेरी सामर्थ्य सीमा में समझती हो। यदि पहेली के पहले चरण में वह ठीक उत्तर न दे पाई तो मैं उसे उस उपहार का पहला अक्षर सूत्र रूप में बता दूंगा और फिर आकार प्रकार कहीं न कहीं उसकी कल्पना सही उत्तर खोज लेगी और तब मैं अपने झोल से निकालकर उपहार उसे दे दूंगा और वह किलककर उसे ले लेगी। यह योजना मैंने कैंटीन में सामान खरीदते वक्त बनाई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इन पंक्तियों में लेखक अपनी बेटी, अपनी बच्ची के बारे में सोचते हुए
योजना बना रहा है कि किस प्रकार वह अपनी बेटी के लिए लाया हुआ उपहार उसे देगा और किस प्रकार वह बच्ची किलक कर उस उपहार को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के जतन करेगी। पिता ने सोचा कि पहले उससे पहेली पूछूंगा कि मैं क्या लाया हूं। आगे की कहानी पढ़ते हैं। शाम को स्टेशन से साइकिल के अड्डे तक और वहां से फिर घर तक मैं अपनी कुछ दूसरी ही मानसिक उलझनों में खोया खोया सा चलता रहा। ऐन घर के पास पहुंचकर जब वह मुझे अपने स्कूल की पोशाक में पीठ पर बोझिला बस्ता लटकाए दिखाई दी, तो मुझे एकाएक झोले का ख्याल आया था और मैं लगभग घबरा ही गया। क्योंकि लेखक एक झोले में अपनी बिटिया के लिए सामान लाया था और शायद वह झोला कहीं भूल गए। महीने के प्रारंभ में ही यह भारी चोट लग गई थी। मेरा घबराना स्वाभाविक था। मुझे देखकर वह निकट आ गई थी। मैं साइकिल से उतरकर उसके साथ घर की ओर चलता रहा। शायद उसे मेरी उदासीनता खल गई थी। इस कारण आज उसने हमेशा की तरह साइकिल पर बैठने की जिद नहीं की। महीने के शुरू में कैंटीन में भीड़ अधिक रहती है, लेकिन खुले बाजार की अपेक्षा 4 पैसे की बचत के लिहाज से मैंने देर तक लाइन में प्रतीक्षा करने के बाद प्रायः सभी आवश्यक चीजें ले ली थी। पुरानी पैंट से काटकर बनाया गया झोला, वनस्पति घी के डब्बे का भार शायद झेल न सके। यह सोचकर मैंने उसे अलग से रख लिया था और तमाम चीजें जैसे नहाने का और कपड़े धोने का साबुन, दंत मंजन पेस्ट, लड़कों की बनियानें। यहाँ कहानी को पढ़कर यह अनुभूति होती है कि लेखक कुछ ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं और 4 पैसे बचाने के लिए वह कैंटीन से कुछ सस्ता सामान खरीदते हैं। आगे सामान की लिस्ट पढ़ते हैं, उन्होंने क्या क्या खरीदा। पेज नंबर 101 पढ़ते हैं। ब्लेड का पैकेट और दूसरी छोटी मोटी जरूरत की चीजें झोले में भर ली थी। इन्हीं के साथ इतने चाव से उसके लिए लिया हुआ वह टॉफी का पैकेट भी था, जो शायद ठीक वैसा ही रहा होगा जैसा उसने अपनी किसी
सहेली के जन्मदिन पर उसके उपहारों में देखा था। भरा पूरा चमचमाता हुआ, जिसमें कभी कभार मिल जाने वाली एक दो नहीं, सैकड़ों टॉफियां रही होंगी। लेखक ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही कठिनाई से अपनी बेटी के लिए टॉफी का पैकेट लिया था। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत सारा खर्च एक साथ कठिन होता है। मेरा उदास चेहरा शायद उसकी माँ ने पढ़ लिया था। औरतों में खास तौर पर जिनकी छोटी बड़ी छोटी मोटी गलतियां आप अक्सर खोज खोज कर निकालते रहते हैं, इस बात की नैसर्गिक प्राकृतिक प्रतिभा होती है कि वह आपकी किसी बड़ी गलती को, जिसे आप लाख छिपाने का प्रयत्न करें, लाख छिपाने की कोशिश करें, तत्काल पकड़ लेती है। अपनी उदासी का कारण छिपाने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं थी, बल्कि मैं चाहता था कि उनकी राय से इसका कोई समाधान ढूंढा जाए। मुझे जैसे किसी सहारे की जरूरत थी। पत्नी ने ही अपने पति को सहारा दिया, क्योंकि पतियों की तो आदत होती है कि वह अपनी पत्नियों की छोटी से छोटी गलती माफ नहीं करते, पर अपनी बड़ी से बड़ी गलती में भी उनसे सहारे की अपेक्षा करते हैं। छोड़ो, अब चिंता करने से क्या होता है, पत्नी ने सहारा दिया, जैसे उस चोट को अपने शब्दों की नरमी से सहला दिया हो। मैं उसकी सहानुभूति का मन ही मन आभार मानकर भी इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था। मैं इस तथ्य से अनजान नहीं था कि आर्थिक तंगी की स्थिति में यह चोट उधर भी इतनी ही पीड़ा दे रही होगी। लेखक की धर्म पत्नी ने उसे सहानुभूति देते हुए कहा कि अब छोड़ दो, चिंता करने से क्या होता है, जो वस्तु जा चुकी है वो लौट के तो नहीं आएगी। परंतु लेखक यह बात भली भांति जानते थे कि उनकी पत्नी को भी इस बात की पीड़ा अवश्य हो रही होगी कि जब वैसे ही पैसे की काफी कमी है, तब यह इतना सारा सामान से भरा झोला वह कहीं भूल आए हैं। यहाँ तक कहानी में आर्थिक तंगी की विवशता का हमने विवरण पढ़ा है। आगे की कहानी अगली कक्षा में